चीन बनेगा चौधरी विश्व युद्ध की घंटी। बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आप देख रहे हैं वॉर लाइव टाइम्स नाउ नव भारत पर। वैसी कवरेज जैसी कहीं और नहीं मिलेगी आपको। अगले 40 मिनट हिलिएगा मत उस जगह से जहां आप बैठे हुए हैं। वो पर्सपेक्टिव आपको मिलने वाला है जो कहीं और नहीं मिलेगा। कैसे चाइना चौधरी बनना चाह रहा है। अमेरिका ने उसको आया था कि ख्वाब देखना छोड़ दे, उसने अपनी मसल्स फ्लेक्स करना शुरू कर दिया है। ये खबर देखिए जिससे दुनिया एक बार फिर से दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। एक बार फिर से भाई दौर देखने को मिल सकता है जो सदियों पहले देखने को मिला था। एक बार फिर इस्लामिक मुल्क एक झंडे के नीचे आ रहे हैं और इस झंडे को बुलंद करने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन है, जिसे हमास इजराइल युद्ध में मौका दिख रहा है। ऐसे में एक सवाल फिर से क्योंकि जिस तरह से दुनिया में कई देशों में तनाव बढ़ रहा है, उससे मल्टीपल वॉर फ्रंट का संकट बढ़ता जा रहा है। इस सब के बीच सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या एक बार फिर से दुनिया दो हिस्सों में बंटने जा रही है। क्या एक बार फिर से इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी होने वाला है। क्या चीन बनेगा इस्लामिक देशों का बॉस। क्या अरब वर्ल्ड पश्चिमी देशों का तेल बंद कर देंगे। क्या इजराइल युद्ध वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले लेगा। इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो रही आपके स्क्रीन पर। ये इजराइल हमास युद्ध में चीन को मिला मौका। चीन ने बुलाई इस्लामिक देशों की बैठक। चीन दौरे पर अरब देशों के विदेश मंत्री। इजराइल युद्ध पर चीन बनाएगा एक्शन प्लान। अरब देशों के विदेश मंत्री चीन क्यों गए हैं। चीन जाकर वहां बातचीत करने का मतलब यह है कि क्या वो अब चाइना को अपना बॉस मान रहे हैं, और क्या चाइना अब खुलकर मैदान में आ रहा है। वो जिसे कहा जा रहा था कि वो बैकडोर से स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है मिडिल ईस्ट के मामले में, अब वो खुलकर सामने आ रहा है क्या। और जिस तरीके से अमेरिका अपने शतरंज को मिडिल ईस्ट में बिछाने में लगा था, क्या उन सारे प्यादों मोहरों को एक तरफ करके चाइना एक बार फिर से नई बिसात तैयार कर रहा है। यहां पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। ये तस्वीरें बहुत सारे संकेत वर्ल्ड ऑर्डर के लिए छिपाई बैठी हैं। इस पर बातचीत करेंगे। चीन की असल में मंशा क्या है, और मंशा क्यों कहें इसकी। चीन की मंशा नहीं होती, चीन की चाल होती है। चीन की चाल क्या है, बहुत जल्दी से वॉर लाइव में आपको यह दिखाने की कोशिश करता हूं। चीन की चाल क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इजराइल हमास युद्ध की आग में पेट्रोल डाल रहा है चीन। वो नहीं चाहता कि आग आसानी से बुझे, और अगर बुझे तो इसका क्रेडिट उसको जाए। देखिए, चीन नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट और यूरोप में शांति रहे, क्योंकि अगर इस जगह पर शांति हो गई तो जाहिर है चाइना के लिए अलग तरह के चैलेंजेस आ जाएंगे। अमेरिका डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है चीन। और जब तक यूरोप में और मिडिल ईस्ट में शांति बनी हुई है, अमेरिका के लिए सिरदर्दी बनी रहेगी। और चीन यही चाहता है, चीन खुद को सुपर पावर दिखाना चाहता है। चीन चाहता है कि अमेरिका के दिन गए, अब चीन को लोग नमस्ते करें, और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश अरब वर्ल्ड का मसीहा बनना चाहता है ड्रैगन। हालांकि बहुत दिनों तक उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होती, लेकिन एक बार फिर से नई चाल चल रहा है। अरब देशों के तेल खजाने पर चीन की निगाह है। वो ये भी चाहता है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ना बने, क्योंकि अगर ये बन गया तो उसका जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसका जो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, उसके लिए चैलेंज हो जाएगा। वो चाहता है कि कभी ना कभी ये उसका प्रोजेक्ट कभी ना कभी तो सिरे चढ़ेगा, और जब सिरे चढ़ेगा उस समय अगर ये भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन गया तो वो उसके उस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आपको ये पर्सपेक्टिव देंगे। हमारे साथ कर्नल आरएसएन सिंह साहब जुड़ रहे हैं और जनरल के सिन्हा। बहुत स्वागत है सर, जय हिंद। पहले आपसे सिन्हा सर, वहां ये जमावड़ा चाइना के भीतर, इसके मायने क्या है दुनिया के लिए। जय हिंद। देखिए, आपने अपने पेयरमेंट्स में बहुत इसको स्पष्ट रूप में रखा है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से चीन की ये जो मंशा है, जब ईरान के साथ $440 बिलियन का उसका ये जो 25 साल का डील है, और उसके तहत वो जिस तरह से मिडिल ईस्ट में घुसा है, और देखिए उसकी विस्तार कर रहा है। ये तो एक आप देखिए, और कब हुआ है, जब आपका G20 होता है। G20 में आपने बहुत बड़ी बात कही कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की जब बात हुई, और उसके बाद आप कुछ देखते हैं कि ऑल ऑफ सडन ये हुआ। और क्योंकि ईरान उसका एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में वो गेम खेलता है। ईरान को उसने सपना ये दिखाया है कि आप मिडिल ईस्ट के अंदर में जो इस्लामिक वर्ल्ड का आप लीडरशिप की ख्वाहिश रखते हैं, जिसमें डिवाइड है, एक बहुत बड़ा डिवाइड वहाँ भी है। एक पर्शिया का डिवाइड अलग है, अरब का वर्ल्ड का डिवाइड अलग है। और आप अभी कह रहे हैं कि अरब, देखिए अरब मुल्कों में यदि आप अरब लीग को लें तो 22 देश पड़ते हैं। यदि अरब को जब IOC की बात करते हैं तो 57 देशों का एक जमावड़ा है। जब ये
जब ये बात करते हैं कि मगर इनकी डिवाइड इतनी है, इतनी ज्यादा डिवाइड है कि ये चाइना के बस की बात नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आप आनंद फानन में ये असल में मेढकों को तौलने जैसी कोशिश है, लेकिन चाइना फिलहाल कर रहा है, वो तराजू में बिठाएगा और ये एक एक के बाद एक कूदेंगे, क्योंकि इनके बीच में डिवाइड बहुत ज्यादा है। लेकिन आरसीएन सिंह सर, मैं एक बात समझना चाहता हूं, क्या ये इंडिया मिडिल ईस्ट ये जो कॉरिडोर है, इसको लेकर बाइडेन भी कह चुके हैं कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरे को बहुत स्पष्ट लगता है कि ये चाइना ही सब कुछ करा रहा है। क्या वो बात खुलकर सामने आ रही है? वो जो पहले तहों में था, अब वो सतह पर आ रहा है। नहीं, आपका विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। यकीनन ये सब कुछ इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर है, और अगर आप दुनिया में सारी घटनाएं जो घट रही हैं उसका अगर आंकलन करें तो आप देखेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप पड़ गया है। ठप ही नहीं, उसको कई मानों में आप कहें तो उसको रोल बैक करने की भी तैयारी। उसी तरीके से आप जो म्यांमार में देख रहे हैं, वहां पर ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोकने की कोशिश की जा रही है, और जिसका असर आपको पहले मणिपुर में देखा गया और जिसको मिजोरम में देखा गया, तो उसको भी इसी नजरिए से आप उसका आकलन करें। उसी प्रकार से आप जो अमेरिकी हस्तक्षेप जो आप बांग्लादेश राजनीति में देख रहे हैं, आरसीएन सिंह सर, आपका ऑडियो अचानक चला गया, एक बार चेक कीजिए प्लीज, कहीं म्यूट बटन प्रेस तो नहीं हो गया। मैं आपके पास वापस लौटता हूं, लेकिन जरा ये देखिए, ये आरसीएन सिंह सर और जनरल सिन्हा ये दोनों ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल इसके पीछे ये कॉरिडोर है। चाइना नहीं चाहता कि उसको चैलेंज करने वाला कहीं पर कोई भी किसी तरीके की एंटिटी, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट कुछ भी सामने आए, और इसीलिए ये कोशिश की जा रही है। अगली अहम खबर देखिए, इजराइल के खिलाफ ईरान ने फिर भरी हुंकार। ईरान ने किया हथियारों का शक्ति प्रदर्शन, हाइपरसोनिक मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन दिखाया। हाइपरसोनिक मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन, इजराइल तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। इस वक्त इस तरीके का अपग्रेडेड हाइपरसोनिक मिसाइल का वर्जन दिखाना, क्या ये मैसेजिंग है? और अगर ये मैसेजिंग है तो क्या ये मैसेजिंग करने में ईरान सक्सेसफुल भी हो रहा है? ईरान ये कर सकता है, ईरान इसमें लगा हुआ है, एनरिचमेंट में लगा हुआ है, ईरान अमेरिका से अदावत रखता है, ईरान बीच बीच में चीजें भी करता रहता है, इसमें कहीं किसी को कोई संशय नहीं है। लेकिन इस तरीके से मसल फ्लेक्सिंग उस दौरान किया जाना जब मिडिल ईस्ट में एक तनाव चल रहा है, इसके क्या मायने हैं? जनरल सिन्हा, लेकिन दो तीन चीजें आप यह देखिएगा। इसके पहले जब हम कहते हैं इंडिया और मिडिल ईस्ट, जो हम लोग कॉरिडोर की बात कर रहे थे, इसके पहले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था जो कि इंडिया ने चाबहार से लेकर के और रशिया के थ्रू बहुत अच्छा एक निकाला था कि पूरी की पूरी जो हमारी एनर्जी की लाइन है इससे चली जाएगी। उसको जिस तरह से इन्होंने ब्लॉक किया, जिस तरह से ईरान ने इसको ब्लॉक किया, देखिए ईरान से ही मिला था, चाबहार ईरान में ही है। उसके बाद अभी आप देखिए, क्योंकि ईरान के अंदर में जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, खास करके अयतुल्ला खुमैनी जो भी वो करते हैं, उसके अंदर में चाइना कोई उनके लिए ह्यूमन राइट का इशू नहीं उठाता, किसी चीज की वो बात, वो तो कहता है कि ठीक है, इट इज बिजनेस टू बिजनेस एंड हम सब चीज मानेंगे जो आप करना चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि दो धड़ों में जब बंटते हैं तो कभी कभी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका या जो भी है, ये लोग ऐसी बातें उठा देते हैं जिससे कि आपके रिलेशन में तलखियां। अब इन तलखियों को चाइना ने एक नया आयाम दे दिया है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ये आप देखिए ओमान, जिबूटी में उनका एक बेस है चाइना का, सेकंड उसने अभी कर दिया है ओमान, इसलिए बाइडेन साहब ने इनको, शी जिनपिंग को साइडलाइन ऑफ जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तहत बुला करके जानना चाहा, कुछ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चीज ऑफ हो गए, क्योंकि ओमान चर्चा हम कर रहे हैं। आरसीएन सिंह सर, जनरल सिन्हा, ये कॉरिडोर के संदर्भ में अपने दर्शकों को और थोड़ा सा वो दिखा दें, असल में क्या है मसला वो दिखा दें, लेकिन उससे पहले ये जो अपग्रेडेड हाइपरसोनिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, आरसीएन सिंह सर आपके पास सवाल लेकर आने वाला हूं इस मिसाइल के संदर्भ में। इस समय इस मसल फ्लेक्सिंग क्या है, लेकिन बहुत जल्दी से दिखा देता हूं। फतेह 2 है क्या? ये अपग्रेडेड फतेह का अपग्रेडेड वर्जन। ये देखिए, ईरान से इजराइल तक मार कर सकती है। फतेह 2 की स्पीड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो कतई नहीं हो सकती, इसको सही कराइए। मिसाइल की टारगेट रेंज है 1400 किलोमीटर। और ये आप देखिए, अगर ये मिसाइल
ये मिसाइल इस समय टेस्ट की जा रही है तो इसके निहितार्थ हैं एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल, इजराइल तक मार करने में सक्षम मिसाइल इस समय अगर टेस्ट की जा रही है। और उसके बारे में आप जानते हैं जब वो किया गया तो वहां देखिए ईरान के तमाम हुज हू वहां पर हैं और ये खामेनेई की तरफ से आते स्टेटमेंट्स वो भी अपने आप में तोप के बड़े बड़े गोले हैं जो इस समय खामेनेई छोड़ रहे हैं। ये वर्बल बॉलीज जो चल रही है साथ में मसल फ्लेक्सिंग चल रही है, इसके मायने समझने के लिए अर्जुन सिंह सर के पास चलते हैं। अर्जुन सिंह सर, ईरान एक्चुअली कभी तो लगता है कि वो पसोपेश में है, कभी लगता है कि अमेरिका का दबाव उस पर काम आ रहा है, कभी लगता है कि वो अमेरिका का बिल्कुल लोड नहीं लेता है। एक्चुअली ईरान की सिचुएशन क्या है? नहीं, अभी तो जितने आप देख रहे हैं जो कल या इसके एक दिन पहले की जो घटनाएं घटी हैं तो उन्होंने प्रोवोकेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस तरह से लेबनान के ये हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आ रहे हैं। हिजबुल्लाह बिल्कुल डायरेक्ट धमकी दे रहा है अमेरिका को कि आपके जो वॉर एसेट्स हैं हम उस पर हमला करेंगे जो मेडिटेरेनियन में है उस पे। उसके अलावा आपने देखा ये हुदी रिबेल्स ने एक भारत की तरफ एक ये जहाज आ रहा था, ये एक कंटेनर शिप, उसको हाईजैक किया हुआ है। उन्होंने कहा कि इसमें इजरायली क्रू थे, ये इजरायली जहाज था लेकिन उन्होंने उसको मना किया है। तो प्रोवोकेशन में मैं देख रहा हूँ कि कोई कमी नहीं है इसमें। और देखिए मैं थोड़ा सा इसको ये सोचता हूँ कि वहाँ पे जो आखिरी जो बात होती है या द लास्ट वर्ड को वो कहते हैं, वो ईरान में जो खमैनी है, जो वहाँ की जो क्लेरिकल लीडरशिप है वहाँ से आती है और वो थोड़ा अपने आप को उन्हें ज्यादा आकलन करने की आदत होती है उनको, क्योंकि वो जिहाद के उन्माद में वो भी रहते हैं। तो लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रोवोकेशन में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो जानते हैं कि इजराइल इस समय बिल्कुल फंसा हुआ है दो फ्रंट या तीन फ्रंट का है। लेकिन अगर इसको नहीं रोका गया तो ये काफी मुमकिन है कि ये आपके बेकाबू हो जाएगा सारी स्थिति जो है। लेकिन बेकाबू होने के बावजूद भी मैं इतना कह रहा हूँ कि चाइनीज का ना तो मेडिटेरेनियन में और अभी भी इंडियन ओशन में अभी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है। तो क्या ये आने वाले दिनों में ये प्रेजेंस आपको फॉर्मिडेबल दिखाई देती है? चाइना जो एक्सरसाइज कर रहा है इस तरीके से, क्या वो अपनी प्रेजेंस को सिग्निफिकेंट प्रेजेंस बना लेगा या ये कोशिश फ्यूटाइल ही साबित होगी? मैं आपके पास लेकर आने वाला हूं। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये फतेह 2 आगे की तरफ बढ़ती है और कई तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है वो। लेकिन अब यहां पर देखिए वो जो कॉरिडोर जिसको लेकर यहां चाइना में जिसकी बात अभी चल रही है, भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जिसको लेकर इतना ज्यादा चीन में टेंशन है, ये यहां से असल में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वो जो पुराने किसी समय के कहा जा रहा है कि रेशम मार्ग को एक्चुअली रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है चाइना की तरफ से और ज्यादा एक्सपेंडेड तरीके से, जिसमें कई जगहों पर जलीय मार्ग होगा, कई जगहों पर रेलवे लाइन होगी, कई जगह पर थलीय जो है रास्ते बनाए जाएंगे। वो असल में उसको एक बड़ा चैलेंज, वो अपना वो जो एक्सरसाइज कर रहा है वो इसलिए चाह रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी के हिसाब से, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किया जाने के हिसाब से वो ऐसा वायबल ऑप्शन दे दे दुनिया को कि उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ना रहे। क्योंकि यहां पर ये जो आप देख रहे हैं मुंबई से लेकर ये चलने वाला ये भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ये आगे की तरफ, ये असल में एक बड़ा सिरदर्द है और इसी सिरदर्द को ये वक्त रहते रोकने के लिए और अपने ऑल्टरनेटिव को मजबूत करके सिरे चढ़ा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब अगर ये समस्या के मूल में है तो दुनिया क्या इसको पहचान रही है? एक रेफरेंस तो मिला देखने के लिए जनरल सिन्हा, इसका रेफरेंस माफ कीजिए जो बाइडेन ने इसका रेफरेंस दिया, लेकिन इसको लेकर बहुत स्पष्ट तरीके से कि हमको अब इसके प्रॉपर प्रूफ्स हैं और यही सब इसके पीछे है, ये स्पष्ट क्यों नहीं कहा गया अमेरिका की तरफ से? कर्सरी रेफरेंस क्यों? देखिए दिनेश जी, इसके दो आयाम हैं। एक तो अब कोर्स जिस तरह से अनाउंस हुआ G20 के बाद और कुछ दिनों के अंतर हुआ, तो इसके पहले जो भी वहाँ पर रीअलाइनमेंट हो रही थी, खास करके इजराइल का अरब वर्ल्ड के साथ, जो ईज आउट अब्राहम अकॉर्ड के बाद मेन मुद्दा ये दो ही, और इन दोनों कारण, और ये जो लास्ट नेल जब पड़ा, जब इन्होंने अनाउंस कर दिया, देखिए इसकी बात बहुत पहले से चल रही थी। आपने बड़ा अच्छा दिखाया। यदि आप इसको देखेंगे तो मैं फिर से आपको एक चीज दिखाऊं जो मिस कर जाते हैं लोग।
इसमें ओमान निकल गया है, इसमें यूएई आई है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है और सीधा यहाँ से हाइफा फोर्ट जाता है और वह है जॉर्डन होता। ये जो आपका ये हम कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, और फिर ग्रीस जाता है। एक ऑप्शन ये था यहाँ से वो इटली जाएगा, फिर वो ग्रीस होता हुए निकलेगा और फिर अमेरिका के बॉर्डर पे जाएगा। ये लंबा है और ये होगा, इसलिए होगा कि देखिए आज के दिन में ऐसा इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। ओमान चाहता है कि नहीं ये हमारे ओमान होता हुआ इससे जाए, इसलिए ओमान अभी बेस दे रहा है चाइना को। जिबूटी के बाद ये चीजें और चीजें चल रही हैं। आपने सुना होगा जब इन्होंने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाए तो उन्होंने 4 शिप लेकर आए हैं, चाइनीज शिप हैं जो पर्शियन जो गल्फ में भी हैं और रेड सी में भी है, जो स्वेज कैनाल से। एक कहानी दिनेश जी जरा 1 सेकंड और लूंगा, एक कहानी और है कि स्वेज कैनाल में जो चोकिंग होती है उसको बदल करके इजराइल मेरे ख्याल से जो गाजा पट्टी के ऊपर से निकालना चाहता है, जिसमें हाइफा का भी है, और ये चीज होगी। ये आप ले लें, जैसे सीपैक का मैं बोला था जब सीपैक आया था आपके साथ मैं डिबेट में था कि सीपैक कभी नहीं चलेगा और सीपैक नहीं चलेगा। आई रिमेंबर सर, आई रिमेंबर आपने ये बात कही थी। तो मतलब ये है कि चाइना की ये जो एफर्ट्स चल रहे हैं वो करते जरूर रहेगा, लेकिन उनमें से कितने सिरे चढ़ेंगे इसको लेकर एक बड़ा डाउट है। और ये कॉरिडोर बनेगा, बनकर रहेगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जरा देख लीजिए क्यों चाइना चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है अरब देशों का, और क्या वो उसकी चौधराहट वाकई आने वाले दिनों में कायम हो जाएगी? क्योंकि ये जो डीप डिवाइड की बात की जा रही है, ये जो मेढक तोलने की कोशिश की बात की जा रही है, क्या चाइना आने वाले दिनों में इसको साध लेगा? जरा देखिए, अमेरिकी दौरे के बाद एक्शन में शी जिनपिंग, वहां कह दिया गया आप तानाशाह हैं, आप यहां से जाएं। और वहां से आने के बाद देखिए उन्होंने इस पर ऐतराज भी जता दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमने कुछ गलत नहीं कहा है और ये पहले भी कहा है, हम आगे भी कहते रहेंगे। शी जिनपिंग ने अरब देशों को चीन बुलाया, उसके फौरन बाद यहां आने के बाद अरब देशों के जो विदेश मंत्री है वो वहां पहुंचे हुए हैं। और चीन दौरे पर अरब वर्ल्ड के 4 बड़े देश हैं, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया चाइना के साथ हैं। और 20 और 21 नवंबर को चाइना में ये मुलाकात होने वाली है। अब सवाल ये है कि ये कोशिश असल में किस ये बड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स क्या दिखाई दे रही हैं? ये जो दिखाई दे रहा है ये असल में किस तरफ जाता हुआ मामला है? और क्या अमेरिका समेत वो देश जो चाइना को एक थ्रेट के तौर पर देखते हैं, इस पर निगाह रख रहे हैं? आरएसएन सिंह सर, मुझे अब ये देखना होगा कि कौन कौन के देश के विदेश मंत्री वहां जाते हैं। लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता दूं कि आपका आकलन बिल्कुल सही था कि हमास का जो भी हुआ, जिसने भी शुरुआत की, सब कुछ हुआ, वो सिर्फ इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि इसको इस बात को रोकने के लिए कि ये किसी भी तरीके से ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में ये बाधा नहीं पहुंचाए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमास का इस्तेमाल या उनको हटाने की कोशिश की गई है। बाकी आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में आप देख रहे हैं किस तरह से उसको बलूची और तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसको टारगेट कर रहे हैं। उसी तरह अगर म्यांमार में आप देखें तो ये जो ऑपरेशन 1027 मिसाइल मत चलाओ जो चल रहा है, उसी के तहत चल रहा है। तो ये अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको रिकॉन्फ़िगरेशन जो सिल्क रूट जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो डिपेंडेंस जो हो गई थी अभी सैन फ्रांसिस्को के मीटिंग से बात साफ जाहिर हुई है, जो बाइडेन और शी जिनपिंग में हुई है कि जो पश्चिमी देश हैं चाइना से अब डीकपलिंग वो करना, मतलब वो पूरी तरह से वो तत्पर है कि इसको हमको डीकपलिंग हमको करना है। तो ये जो कंफ्यूजन रहता है वेस्टर्न कंट्रीज में चाइना के साथ, चाइना का साइज वॉल्यूम देखते हुए, चाइना की सप्लाई लाइंस देखते हुए, उन पर जो डिपेंडेंस अपना एक समय पर बना लेते हैं वो, और फिर सोचते हैं कि अब ये डीकपलिंग की जाए। ये जो उहापोह रहता है, ये अब जैसे डीकपलिंग भी, क्या ये जनरल सिन्हा ये वैसी मुमकिन होगी जैसी चाही जा रही है? और आज कनेक्टेड वर्ल्ड में ठीक है आप एक हद से ज्यादा डिपेंडेंस आप चाइना में बढ़ाते हैं और उसके बाद खुद को अलग करने की कोशिश करते हैं। देखिए दिनेश जी, ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है, अमेरिका से ही गलती हुई है जो चाइना को और देखिए हेनरी किसिंजर अभी भी जिंदा हैं, 99 साल के, वो घूम रहे हैं चाइना में और वही नीतियों को लाना चाहते हैं। और इसलिए ही जो बाइडेन ने मान लिया कि इनको बुला करके करेंगे। पर चाइना की क्या प्रॉब्लम क्या हुई है चाइना में?
जब से ये इन्होंने किया, जो ये नहीं कि वुहान वायरस के बाद, आपको जान के हैरानी होगी, आज से 75% लोग डीकपल हो रहे थे, डीकपल हो चुके हैं, जिसमें से जितने डीकपल हुए उसमें 70% कभी नहीं सोचा गया था कि इंडिया में आकर के होंगे, और वो इंडिया में हो रहा है। ये आंकड़े हैं, और इसमें ज्यादा लोग जा रहे थे साउथ कोरिया और इवन इंडोनेशिया, मलेशिया, इन जगहों में भी आ रहे थे डीकपल करके, क्योंकि वो चाहते थे कि इस जगह रहे जहाँ की चाइना की इन्फ्लुएंस है। मगर बात यह है कि चाइना में जिस तरह से शी जिनपिंग, यदि शी जिनपिंग बदल जाते हैं, तानाशाही का एक बहुत ज्यादा, तो वो नहीं कर पाएंगे। उनकी पोजीशंस भी चाइना के अंदर में बहुत खराब है। जिस तरह से वो नई चीज सिरे से चीजों को करना चाहते हैं, तो उनकी जिस तरह से कोविड के अंदर में जीरो कोविड हम नहीं करेंगे, वो फेल हो गई। ये जो उबोर है, वन रोड वन बेल्ट रेल इनिशिएटिव, BRI प्रोजेक्ट, वो टोटल फेलियर है। वो अपने को जिस तरह से डेट ट्रैप में लोगों को फंसाना चाहते थे, क्रेडिट ट्रैप में फंस चुके हैं। अभी उनकी तो $5 ट्रिलियन बहुत बढ़िया बात सर, क्या कमाल का एनालिसिस। वो चाइना जो दूसरों के लिए गड्ढे खोद रहा था और डेट ट्रैप में कंट्रीज को फंसाना चाहता था, वो क्रेडिट ट्रैप में फंस चुका है। बहुत सारा पैसा देकर अब कहीं से पैसा आता नहीं दिखाई दे रहा है, और उसके कुछ हिस्से सीपेक जैसे हैं जहां पर उसको यह दिखाई नहीं दे रहा है कि इन आतंकियों के बीच से अपना रास्ता बनाऊं तो बनाऊं कैसे। एक और अहम खबर आ रही है, उसकी तरफ आपको लिए चलता हूं। अहम खबर असल में इजराइल के भीतर चल रहे अंतरकलह से जुड़ी हुई है। इजराइल के भीतर बेंजामिन नेतन्याहू का जो बेटा है, उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उसका नाम है येर। और उसने क्या कहा है? बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने कहा है कि 7 अक्टूबर के फियास्को के लिए असल में जो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है वहां की फौज, मतलब इजराइल डिफेंस फोर्सेस, और वहां की कोर्ट। ये जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि अगर आप अपना मुंह बंद रखें तो ठीक होगा। ये बीच में आने वाला ये स्टेटमेंट और बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की तरफ से आया हुआ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या दिखाता है? बीच में तो आप जानते हैं कि उनकी देशभक्ति की को प्रमाणित करने वाली तस्वीरें भी आई थी। जब ये पता चला कि असल में ये तस्वीर जो है वो पुरानी तस्वीर है, और बाद में तस्वीर आई वो ये दिखाती हुई आई कि ये देखिए किसी एक जगह पर हैं और वहां पर अपनी जीवन को बड़े अच्छे ढंग से गुजार रहे हैं, मौज मस्ती में गुजार रहे हैं, जबकि उनका अपना देश संकट में है। मैं इस पर जरूर टिप्पणी लेना चाहता हूँ। RSN सिंह सर, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? वो गलत नहीं बोल रहे, और ये मेरा शुरुआती आंकलन था कि एक छोटे से देश में वहां की जो राजनीति है इतनी फ्रैक्चर्ड है इजराइल की। उस छोटे से देश में राइट, फार राइट, लेफ्ट, फार लेफ्ट, इतनी सारे वहां पे फैक्शंस है, और जो जुडिशरी के साथ स्टैंड ऑफ होता है, और इसी फ्रैक्चर्ड समाज और फ्रैक्चर्ड पॉलिटी जो है, उसका फायदा हमास ने इसको उठाया। तो वो गलत नहीं बोल रहे, और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी सीख है कि जब आपकी पॉलिटी फ्रैक्चर हो जाती है तो आपके जो दुश्मन हैं उनको ऐसा दुस्साहस होता है, और ये इन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा। और वहां के भी फौज के भी कुछ वेटरन्स बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि अगर आपके देश की राजनीति महत्वपूर्ण मुद्दों पर बटी हुई दिखाई देगी, खास तौर से विदेश मामलों पर, खास तौर से सुरक्षा के मसलों पर भी अगर आप एक नहीं होंगे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इजराइल में सब कुछ ठीक नहीं है, नेतन्याहू के बेटे ने कोर्ट और सेना को घेरा है, लेकिन यहां RSN सिंह सर कह रहे हैं कि एक्चुअली सच्चाई कही गई है। 7 अक्टूबर हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है कोर्ट को और IDF को। हाई कोर्ट के फैसले की वजह से हमला हुआ है, यह भी येर ने कहा है, और कोर्ट में बॉर्डर पर तैनाती के नियमों को बदला गया, यह भी उन्होंने कहा, और इसी फैसले की वजह से ये आतंकी इजराइल में घुसे। जनरल सिन्हा का भी ओपिनियन लूंगा मैं। IDF ने गाजा में फ्यूल सप्लाई जारी रखी और इसकी वजह से भी यह हमला हुआ। सेना के इस कदम से हमास को ताकत मिली और इसी ताकत के बूते उसने 7 अक्टूबर को हमला बोला। जनरल सिन्हा, ये इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो SN सिंह साहब कह रहे हैं, उनका एक दूसरा आयाम मैं देना चाहूंगा कि देखिए, जो इनके बेटे साहब हैं लॉस एंजलिस में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हैं, अभी भी वो पार्टियां कर रहे हैं, जबकि इजराइल की नॉर्मल लोग, बहुत लोग वो ग्रेविटेट हुए। तो आज के दिन में जब हम फार राइट की, फार लेफ्ट की बात करते हैं, इन्होंने नेतन्याहू साहब का तो कोई नाम नहीं लिया, कोर्ट से ही उनकी लड़ाई थी ना, कोर्ट से ही लड़ाई थी, वो कोर्ट से चाहते थे, और जिसके कारण बहुत वेटरन, ये सच्चाई वहां है कि बहुत सारे वेटरन बार बार कह रहे थे कि आपके ऊपर हमला होने वाला है। यहां तक कि ये था कि इवन IDF को ये पता था कि होने वाला है, इनको इजिप्ट बार बार कह रहा था कि ये होने वाला है।
वहां पर इनकी अपनी एक सोच ये है नेतन्याहू साहब की कि हमास को हमने ठंडा कर दिया है, हम वेस्ट बैंक में लगे रहेंगे। मतलब ये कि आंख मूंद कर सुच्छुतुर मुर्गी रवैये के साथ आगे बढ़े और इस वजह से ये दिन आया। एक अहम खबर दिखाता हूं आपको, नेतन्याहू के बेटे को आईडीएफ का जवाब। ये नेतन्याहू शांत रहे तो बेहतर है, आईडीएफ ने कहा है। जैसे मैंने आपको बताया, इजराइल डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि आप मुंह बंद रखें तो ठीक है। नेतन्याहू के बेटे को आईडीएफ का यह जवाब। उधर आप देखिए, मतलब हर एक जगह पर जिम्मेदारी है, खुद बेंजामिन नेतन्याहू की भी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो मौका है, ये असल में ये देखा जा रहा है कि अपने अलावा दूसरी जगहों पर जिम्मेदार कौन कितना है। लेकिन आरएसएन सिंह सर ने एक बात ये कह दी है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर देश की राजनीति को बटा हुआ नहीं चाहिए, वहां पर डाइवर्सिटी नहीं चाहिए, वहां पर यूनिटी चाहिए। बहुत धन्यवाद करूंगा आपका आरएसएन सिंह सर और जनरल सिन्हा, बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण इंसाइट्स और विश्लेषण के साथ दर्शकों को अवगत कराया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर होने वाला।